हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ और GERD। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ GERD, इसके इटियोलॉजी जहाँ कॉजेज़ क्या होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, साइंस एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है इसका, या डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करते हैं, मैनेजमेंट कैसे की जाती है और नर्सिंग केयर क्या दी जाती है पेशेंट को, उसके बारे में लर्न करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। गैस्ट्रो मीन्स गैस्ट्रिक और स्टमक, इसोफेजियल मीन्स इसोफेगस और फूड पाइप, and reflux means backflow of the gastric contents or backflow of the stomach contents into the esophagus। तो उसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। डेफिनेशन, GERD और गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ is a chronic digestive disorder where stomach acid or stomach contents frequently flow back into the esophagus, causing irritation and inflammation of the tissue lining of the esophagus। ये क्या है, एक क्रॉनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, क्रॉनिक जो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। इसका ऑनसेट जो है स्लो होता है, सडन ऑनसेट नहीं होता, स्लो ऑनसेट होता है, और ये डिसऑर्डर काफ़ी लंबे समय तक रहता है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है, तो इसलिए डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जो स्टमक के कंटेंट्स हैं, जहाँ स्टमक का जो एसिड है, गैस्ट्रिक एसिड, वो इसोफेगस में फ्रिक्वेंटली फ्लो बैक करता है, मतलब वापस इसोफेगस में आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं GERD। तो इसमें जो एसिड वापस इसोफेगस में आता है, जहाँ स्टमक का एसिड जब ऊपर को इसोफेगस में आता है, तो उसके कारण जो इसोफेगस की इनर लाइनिंग है, जहाँ टिश्यू लाइनिंग है, उसकी इरिटेशन होती है और उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये है डेफिनेशन ऑफ GERD। देन टाइप्स, मेनली 2 टाइप्स होती हैं इसकी, नॉन इरोजिव रिफ्लक्स डिजीज़ एंड इरोजिव रिफ्लक्स डिजीज़। नॉन इरोजिव मतलब जिसमें कोई भी डैमेज या कोई भी सोर नहीं बनता या कोई भी जख्म नहीं होता, लेकिन सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन इरोजिव रिफ्लक्स डिजीज़। और सेकंड है इरोजिव रिफ्लक्स डिजीज़, जिसमें जो इसोफेगस है, जहाँ इसोफेगस की जो लाइनिंग है, टिश्यू लाइनिंग, उसका डैमेज हो जाता है, वहाँ पे जख्म बन जाते हैं, सोर, ओपन सोर बन जाते हैं, जहाँ अल्सर बन जाते हैं, और सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं इरोजिव रिफ्लक्स डिजीज़। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ GERD, नॉन इरोजिव रिफ्लक्स डिजीज़ एंड इरोजिव रिफ्लक्स डिजीज़। देन कॉजेज़ ऑफ GERD, जहाँ इटियोलॉजी क्या होती है, जहाँ कॉजेज़ किस कारण के कारण, कौन से कारण हैं जिसके कारण GERD होता है। फर्स्ट इज़ वीक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। जो इसोफेगस के स्फिंक्टर हैं, 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक अपर, एक जो थ्रोट के पास होता है, एक जो है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, वो स्टमक के साथ होता है। तो इसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर है, उसको हम कहते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। वो किसी कारण अगर वीक हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, तो उसके कारण गैस्ट्रिक कंटेंट्स ऊपर को इसोफेगस में आ जाते हैं, जहाँ गैस्ट्रिक एसिड ऊपर इसोफेगस में आ जाता है, तो वो है वीक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के कारण। सेकंड जो है वो है हिएटल हर्निया। हिएटल हर्निया के कारण भी GERD हो सकता है। हिएटल हर्निया होता है कि जब जो डायाफ्राम है, उसमें एक उसका जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, और डायफ्रामेटिक मसल्स वीक होने के कारण जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं, जहाँ गैस्ट्रिक एसिड है, वो ऊपर को आना
शुरू हो जाता है इसोफेगस में, उसको हम कहते हैं हिएटल हर्निया। देन ओबेसिटी, अगर बहुत ज़्यादा कोई पर्सन ओबीज़ है, बहुत ज़्यादा मोटापा है किसी पर्सन को, तो उसके कारण भी जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं, जहाँ स्टमक कंटेंट्स, जहाँ स्टमक का एसिड ऊपर इसोफेगस में आ सकता है। देन प्रेगनेंसी, कई बार प्रेगनेंसी के प्रेशर के कारण जब यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, तो यूट्रस का साइज़ बढ़ने के कारण उसका जो प्रेशर पड़ता है स्टमक के ऊपर, और स्टमक पे प्रेशर पड़ने की वजह से जो स्टमक का एसिड है वो ऊपर को आ जाता है, तो उसके कारण भी GERD हो सकता है। नेक्स्ट है डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, अगर मतलब कि स्टमक का जो कंटेंट्स है वो सही से नीचे नहीं जा रहा है, इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा है, जहाँ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो है डिले हो रही है किसी वजह से, तो उस कारण भी जो गैस्ट्रिक एसिड है, जहाँ गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं, वो इसोफेगस में आ जाते हैं। नेक्स्ट, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, उसके कारण भी GERD हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करता है, अल्कोहल कंज्यूम करता है, उसके कारण भी GERD हो सकता है। नेक्स्ट है सर्टेन मेडिकेशंस। कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनको यूज़ करने से GERD हो सकता है, जैसे कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, अगर वो रेगुलर कोई पर्सन यूज़ करता है। जहाँ कई बार एंटीबायोटिक्स भी अगर ज़्यादा यूज़ कर लिए जाएं तो उसके कारण भी GERD हो सकता है। अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं, हाइपरटेंशन के लिए जो मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अगर वो मेडिसिन्स भी यूज़ करता है कोई पर्सन लंबे समय से, तो उसके कारण भी GERD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है डाइट। डाइट में अगर नॉर्मल डाइट है, बैलेंस डाइट है, तो उसके कारण कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर किसी पर्सन की डाइट बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन पर्सन खाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा सिट्रस खट्टा भोजन खाता है, उसके कारण भी हो सकता है GERD। जहाँ बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स जैसे चाय है, कॉफ़ी है, अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, जहाँ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जहाँ एनर्जी ड्रिंक्स हैं, उसके कारण भी GERD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहाँ कोई फैटी फूड्स, बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स, जहाँ ऑयली फूड्स बहुत ज़्यादा खाता है कोई पर्सन, जहाँ बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स लेता है पर्सन, जहाँ फ्राइड फूड्स लेता है, तो उसके कारण भी GERD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दीज आर द कॉजेज़ और इटियोलॉजी ऑफ GERD। देन पैथोफिजियोलॉजी, क्या प्रोसेस रहता है डिज़ीज़ होने का, कैसे डिज़ीज़ जो है प्रोसेस करती है या प्रोग्रेस करती है। सबसे पहले है डिसफंक्शन ऑफ LES। LES मीन्स लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अगर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का कोई डिसफंक्शन है, जहाँ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर वीक है, काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, उसके कारण ये रिलैक्स हो जाता है, स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाता है, जिसके कारण जो स्टमक का एसिड है, गैस्ट्रिक एसिड है, जहाँ स्टमक के कंटेंट्स हैं, वो इसोफेगस में बैकफ्लो हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, द एसिडिक कंटेंट्स, जो मतलब एसिड इसोफेगस में आ गया, वो एसिड क्या करता है, इरिटेशन कॉज करता है इसोफेजियल लाइनिंग की, और इसोफेजियल लाइनिंग की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा देर तक ये प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा देर तक इरिटेशन होती है, बहुत लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन रहती है, इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, जहाँ इसको मैनेज ना किया जाए, क्रॉनिक एक्सपोज़र हो जाता है। क्रॉनिक एक्सपोज़र के कारण कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे ईसोफेजाइटिस। ईसोफेजाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईसोफेजियल लाइनिंग। बैरेट्स ईसोफेगस हो सकता है, इट इज़ ए प्री कैंसरस ईसोफेगस स्टेज। देन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर मतलब कि वहाँ पे
स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं ईसोफेगस में, और ईसोफेगस जो ट्यूब है वो नैरो हो सकती है, जिसके कारण ईसोफेजियल ट्यूब जो है वो नैरोइंग हो जाती है, वो तंग हो जाती है, टाइट हो जाती है। तो ये है पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद है साइंस एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं। इसमें हार्ट बर्न का मतलब है कि बहुत ज़्यादा छाती में जलन महसूस होती है, बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट, क्योंकि एसिड ईसोफेगस में आ जाता है, उसके कारण हार्ट बर्न होती है पेशेंट को। रीगर्जिटेशन, कई बार जो है वो स्टमक का कंटेंट जब ईसोफेगस में आता है तो ईसोफेगस में से कई बार वो माउथ में या थ्रोट में भी आ जाता है, उसको हम कहते हैं रीगर्जिटेशन। देन डिस्फेजिया का मतलब है पेशेंट को कुछ भी स्वेलो करने में, कुछ खाना स्वेलो करने में, पानी स्वेलो करने में, जूस स्वेलो करने में, मतलब निगलने में भी प्रॉब्लम आती है, मुश्किल होती है। देन क्रॉनिक कफ, अगर एसिड बार बार थ्रोट में आता है, माउथ में आता है, तो उसके कारण पेशेंट को बहुत क्रॉनिक कफ होती है, लंबे समय तक खांसी रहती है और ये खांसी ठीक नहीं होती है। देन सोर थ्रोट और हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस, एसिड रिफ्लक्स के कारण पेशेंट की जो गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सोर थ्रोट हो जाता है, और सोर थ्रोट भी हो जाता है, और उसके कारण कई बार पेशेंट की जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, हॉर्स हो जाती है। देन चेस्ट पेन होती है पेशेंट को एसिड रिफ्लक्स के कारण, और कई बार ऐसा लगता है कि पेशेंट को हार्ट में पेन हो रही है, जहाँ कार्डियक पेन हो रही है, लेकिन ये ज़्यादा एसिडिटी के कारण जो है चेस्ट पेन होती है। देन ब्लॉटिंग एंड बर्पिंग, बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है पेशेंट को, और बहुत ज़्यादा डकार आते हैं, बर्पिंग सेंसेशन होती है। डकार भी, खट्टे डकार कई बार आते हैं, जब खाली डकार आते हैं पेशेंट को, तो उसको हम कहते हैं बर्पिंग। तो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स, और यू कैन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ GERD। दैन इसका साइंस एंड सिम्टम्स के बाद डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, कंप्लीट हिस्ट्री ली जाती है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो चेक किए जाते हैं, सिम्टम्स की असेसमेंट की जाती है, और उसके बाद डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, जहाँ डैमेज कितना हुआ है उसको कंफर्म करने के लिए एंडोस्कोपी की जाती है, और एसिड रिफ्लक्स जो है उसको कितना, मतलब कैसा है एसिड, उसका pH कितना होता है, तो pH मॉनिटरिंग के लिए ईसोफेजियल pH मॉनिटरिंग की जाती है, और जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है उसका फंक्शन असेस करने के लिए ईसोफेजियल मैनोमेट्री की जाती है, और अगर कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है, अगर कोई स्ट्रक्चर बन गया है, अगर ईसोफेगस की नैरोइंग हो गई है, तो उसको चेक करने के लिए वेरियम स्वेलो टेस्ट जो है वो किया जाता है। तो ऐसे डायग्नोसिस इसका कंफर्म किया जाता है, और उसके बाद है इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं GERD को प्रिवेंट करने के लिए मेंटेन ए हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट जो है अगर बहुत ज़्यादा ओबीज़ है तो उसको वेट मेंटेन करने के लिए, हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए एजुकेट किया जाता है, तो उसके बारे में उसको नॉलेज दी जाती है, और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ओबेसिटी की उसके बारे में बताया जाता है। देन ईट ए बैलेंस्ड डाइट, पर्सन को एजुकेट किया जाता है बैलेंस्ड डाइट लेने के बारे में। उसकी डाइट जो है नॉर्मल होनी चाहिए, वेल बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, लेकिन उसको ज़्यादा स्पाइसी फूड्स लेने के लिए मना किया जाता है। ज़्यादा कैफ़ीन, चाय, कॉफ़ी वगैरह, जहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, वो लेने के लिए मना किया जाता है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स लेता है तो वो अवॉइड करने के लिए
जहाँ बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स लेता है तो वो अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। देन अवॉइड ओवर ईटिंग भी अवॉइड करने के लिए, मतलब कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एक समय पे बहुत ज़्यादा खा रहा है तो उसको बोलना है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स जो हैं वो लेनी है। और रिड्यूस इनटेक ऑफ कैफ़ीन, अल्कोहल एंड स्पाइसी फूड्स। कैफ़ीन का इनटेक कम करना है, अल्कोहल का इनटेक कम करना है और स्पाइसी फूड्स जो हैं उनका इनटेक भी कम करना है। देन मैनेज स्ट्रेस इफ़ेक्टिवली। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण भी कई बार GERD हो सकता है, तो स्ट्रेस को इफ़ेक्टिवली कैसे मैनेज करना है उसके बारे में पेशेंट को एजुकेट किया जाता है। दिस इज़ द प्रिवेंशन ऑफ GERD। देन मैनेजमेंट ऑफ GERD। मैनेजमेंट में आ जाता है कि सबसे पहले है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, कि अपना जो लाइफस्टाइल है, लिविंग स्टाइल है पेशेंट का, उसको मॉडिफाई करना है। उसके लिए क्या करना है पेशेंट को, जो ट्रिगरिंग फूड्स है जैसे स्पाइसी फूड्स हैं उनको अवॉइड करना है, फैटी फूड्स हैं, ऑयली फूड्स हैं उनको अवॉइड करना है, कैफ़ीन को अवॉइड करना है, बेवरेजेस हैं जैसे चाय कॉफ़ी है या कोल्ड ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, वो अवॉइड करनी है। ईट स्मॉलर फ्रीक्वेंट मील्स। पेशेंट को बताना है कि एकदम से ज़्यादा हैवी मील नहीं लेना है। फ्रीक्वेंट मील्स मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद ले सकता है और उसकी क्वांटिटी जो है मील की वो कम रखनी है। देन मेंटेन है हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए, ओबेसिटी को कम करने के लिए एजुकेशन देनी है। अवॉइड लाइंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर मील्स। पेशेंट को बताना है या पर्सन को बताना है कि खाना खाने के बाद 1-2 घंटे तक बिल्कुल लेटना नहीं है, अवॉइड करना है लेटना। और अगर बैठना भी है तो अपराइट पोजीशन में बैठना है, हाई फॉलोअर्स पोजीशन में बैठना है। और अगर फिर भी मतलब लेटने के टाइम या सोते टाइम भी अगर प्रॉब्लम आती है तो पेशेंट को 2-3 पिलोज यूज़ करने के लिए कहना है। देन एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। जो पेशेंट का बेड है उसका हेड एंड जो है उसको एलिवेट करने के लिए बोलना है। उसके लिए पिलोज यूज़ कर सकता है पेशेंट, जहाँ बैक रेस्ट जो है उसको यूज़ कर सकता है ताकि उसका जो एसिड का बैक फ्लो उसको कम किया जा सके। देन क्विट स्मोकिंग एंड रिड्यूस अल्कोहल इनटेक। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग बंद करनी है, और अगर अल्कोहल का सेवन करता है, अल्कोहल यूज़ करता है तो उसको भी कम करना है, उसको रिड्यूस करना है। दीज आर द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। देन मेडिकेशंस क्या यूज़ करनी है। एंटासिड्स जो हैं वो जो स्टमक का एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए एंटासिड्स यूज़ किए जाते हैं। देन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो हैं वो एसिड का प्रोडक्शन कम करने के लिए H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जैसे रेनिटिडिन है, फॉर्मेटिडिन है, वो यूज़ किए जाते हैं। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो हैं वो एसिड का सिक्रीशन ब्लॉक करने के लिए, बंद करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओमेप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल वगैरह वो यूज़ किए जाते हैं। और प्रोकाइनेटिक्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं गैस्ट्रिक की एम्प्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए। अगर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो है डिले हो रही है, मतलब कि स्टमक खाली देर से होता है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए प्रोकाइनेटिक्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ये है मेडिकेशंस। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस है, मतलब मेडिसिन से भी ट्रीटमेंट नहीं हो रही है या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस से भी मैनेज नहीं हो रही है कंडीशन, तो उसके लिए जहाँ स्ट्रिक्चर्स वगैरह हैं तो उसके लिए जो है सर्जिकल मैनेजमेंट की जाती है, सर्जरी की जाती है। इसमें फंडोप्लिकेशन की जाती है जिसमें कि जो स्टमक रैपिंग द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक अराउंड द LEC टू स्ट्रेंथन इट। जो स्टमक का अपर पार्ट है उसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के इर्द गिर्द रैप किया जाता है ताकि उसको स्ट्रेंथ मिल सके
और उसको जो वीकनेस है उसकी वो दूर हो सके। नेक्स्ट है लिंक्स डिवाइस। लिंक्स डिवाइस में क्या किया जाता है, मैग्नेटिक वीड्स प्लेस्ड अराउंड द एलईसी टू प्रिवेंट रिफ्लक्स। जो मैग्नेटिक वीड्स हैं वो प्लेस की जाती हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के इर्द गिर्द, जहाँ अंदर और अराउंड मतलब इर्द गिर्द यूज़ की जाती हैं, ताकि जो एसिड का रिफ्लक्स है, एसिड जो बैकफ्लो होता है उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो ये है मैनेजमेंट ऑफ GERD। देन नर्सिंग केयर। अगर किसी पेशेंट को GERD है तो उसको नर्सिंग केयर क्या प्रोवाइड करनी है, जहाँ नर्सिंग इंटरवेंशंस, जहाँ नर्सिंग मैनेजमेंट क्या देनी है। सबसे पहले है असेसमेंट। तो पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं उसको असेस करना है। जैसे एसिडिटी बनती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, हार्ट बर्न होती है, जहाँ पेशेंट के थ्रोट में एसिड आ जाता है, जहाँ चेस्ट पेन होती है, वो सिम्टम्स जो हैं उनको मॉनिटर करना है। डाइटरी हैबिट्स, डाइट किस तरह की पेशेंट की, स्पाइसी फूड है, जहाँ फैटी फूड्स लेता है, जहाँ फास्ट फूड ज़्यादा लेता है पेशेंट, जहाँ कैफ़ीन वगैरह जो है वो ज़्यादा, चाय ज़्यादा, कॉफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है पेशेंट, वो असेस करना है, उनको मॉनिटर करना है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो हैं उनको मॉनिटर करना है, स्मोकिंग के बारे में और अल्कोहल यूज़ के बारे में, टोबैको यूज़ के बारे में वो असेसमेंट करनी है। देन एजुकेशन। टीच पेशेंट अबाउट डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। डाइटरी मॉडिफिकेशंस जैसे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स हैं उनके बारे में टीच करना है पेशेंट को, और पेशेंट को लाइट फूड्स, बैलेंस्ड डाइट के बारे में टीच करना है। बैलेंस्ड डाइट और जो स्पाइसी फूड्स हैं उनको अवॉइड करने के बारे में टीच करना है। जो हेल्दी वेट है उसको मेंटेन करने के लिए टीच करना है। और स्लीपिंग पोजीशन एडजस्टमेंट के बारे में, फॉलोस पोजीशन या सेमी फॉलोस पोजीशन के बारे में टीच करना है। और मतलब हेड का जो बेड है उसको एलिवेट करने के बारे में टीच करना है। और जब भी खाना खाना है उसके बाद थोड़ा सा वॉक करना है, तो उसके बारे में भी टीच करना है। देन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी प्रिस्क्राइब की गई है मेडिसिन, जैसे एंटासिड्स हैं, जहाँ H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, जहाँ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, तो अगर वो प्रिस्क्राइब किए गए हैं तो उनके बारे में वो एडमिनिस्टर करने हैं। उनके लिए 14 राइट्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको फॉलो करना है। और एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, उसके लिए पेशेंट को मॉनिटर करते रहना है। देन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं GERD की, जैसे इसोफेजाइटिस है, जहाँ बैरेट्स इसोफेगस है, तो जहाँ स्ट्रक्चर हो जाता है कई बार, तो उसको आइडेंटिफाई करना है, अर्ली साइंस को आइडेंटिफाई करके नोटिफाई करना है। देन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट फॉर क्रॉनिक कंडीशन मैनेजमेंट है। अगर पेशेंट की क्रॉनिक कंडीशन है, पेशेंट की क्रॉनिक डिजीज़ है, बहुत लंबे समय से डिज़ीज़ चली आ रही है और मैनेज नहीं हो रही है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, और उसके लिए पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, फैमिली को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। देन पोस्ट सर्जिकल केयर। अगर मेडिसिन्स से पेशेंट की ट्रीटमेंट नहीं हुई है सही से, जहाँ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस यूज़ करने के बाद भी कंडीशन मैनेज नहीं हो रही है और पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना है, उसके लिए पहले प्री ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करनी है, और उसके बाद सर्जरी के बाद पेशेंट को पोस्ट सर्जिकल केयर प्रोवाइड करनी है। और उसके लिए पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस के लिए मॉनिटर करना है सर्जरी के बाद, जैसे इन्फेक्शन है, जहाँ डिस्फेजिया है, उसके लिए मॉनिटर करना है। तो दिस इज़ द नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड फॉर द GERD पेशेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ GERD पेशेंट। तो आज हमने GERD जहाँ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स
डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।